स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट सेकंड का सेकंड पेपर इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, जिसका टॉपिक है उग्रवादी राष्ट्रवाद या एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिज्म। ये सेकंड फेज़ है, दूसरा चरण है राष्ट्रवाद का, राष्ट्रीय आंदोलन का 1906 से 1919 तक। अब 1892 का जो सुधार कानून बने थे उसके प्रति असंतोष था, और इसमें एक संवैधानिक सुधार की मांग जो थी वो कई सालों से चल रही थी। लगभग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 7 साल से इसका प्रयास कर रही थी। और 1892 का जो भारतीय परिषद अधिनियम था, इसको लागू किया गया, और इस अधिनियम में जो निर्वाचन प्रणाली थी, व्यवस्था थी, उसको भी बहुत ही घुमा फिरा कर रखा गया था। और गैर सरकारी सदस्यों की जो संख्या थी वो भी कम थी इसमें, और परिषदों के जो कार्य और उनके अधिकार बहुत सीमित थे। इसलिए इस संवैधानिक कुछ सुधार की बात थी, लेकिन उसमें व्यावहारिकता नहीं थी। और इस व्यावहारिकता के कमी के कारण इस अधिनियम में एक असंतोष की लहर व्याप्त हुई, और जिसके कारण से इस आंदोलन को एक दूसरे तरीके से स्थापित करने का प्रयास प्रारंभ हो गया। क्योंकि प्रार्थना और सुधार की प्रक्रिया और कमियों को बताने की प्रक्रिया, इससे कोई भी जो स्वतंत्रता है या किसी भी प्रकार का आंदोलन है उसको स्थापित नहीं किया जा सकता, वो बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकता है। इसलिए इस क्रमिक परिवर्तन के आधार पर कुछ दूसरा करने का प्रयास शुरू हुआ, और जिसे उग्रवादी राष्ट्रवाद का नाम दिया गया। इसमें कुछ ऐसे नेता प्रमुख थे जिनमें बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष जैसे जो इस विद्वान थे, वो इस राष्ट्रवादी आंदोलन का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। और ये बहुत ही बाल, लाल और पाल, ये 3 लोगों का जो नाम है ये इस आंदोलन में बहुत ही प्रसिद्ध रहा। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल। ठीक है, तो इस उग्रवादी आंदोलन में जो कई सारे पहलू थे जो राष्ट्रवाद को जन्म दे सकते थे, जो राष्ट्रवाद की भावना को जन जन तक फैला सकते थे, उनमें था धार्मिक पुनरुत्थानवाद और सांस्कृतिक नवजागरण। ठीक है, जिससे जो भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म और इस तरह की जो चीज़ें थी, भारतीय सभ्यता, ये बहुत ही प्राचीन हैं, और इसके प्रति जो विश्वास था वो कम ना हो, और विदेशी शासन और विदेशी जो संस्कृति है वो कैसे ख़त्म हो और कैसे भारतीय संस्कृति की स्थापना की जा सके। अरविंद घोष ने भी इसके संदर्भ में कहा था कि स्वाधीनता हमारा लक्ष्य है और हिंदुत्व की हमारी यह आकांक्षा पूरी कर सकता है ना। तो इसलिए भारतीय संस्कृति के प्रति, भारतीय धर्म के प्रति स्वाधीनता में उसकी क्या भूमिका हो सकती है, उस पर उग्रवादियों ने बहुत महत्व दिया। अब और हिंदू संगठनों ने संगठन पर बल दिया, और साथ ही साथ ऐसे हिंदू उत्सवों को प्रारंभ करने की जो है वो सार्थक प्रयास किया, जिसके आधार पर जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक व्यापक आंदोलन बनाया जा सके, उसे एक व्यापक रूप दिया जा सके। अब 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारत में एक बहुत ही प्रकृति का एक प्रकोप यहाँ पर आया, जो 1876 से 1900 तक के 25 वर्षों में भारत में 18 अकाल पड़े लगभग, जिनमें सबसे अधिक भीषण जो था वो 1896-97 का अकाल था, जिससे 7 करोड़ की आबादी और प्रभावित हुई। और ब्रिटिश शासन का जो रुख था वो उनके प्रति बहुत ही नकारात्मक था या उपेक्षापूर्ण था। और उस समय शासन ने जो रानी विक्टोरिया का जयंती उत्सव मनाने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया 1897 में, और पैसा जो था वो लाखों रुपया उस दिल्ली दरबार में
लगा दिया गया और अकाल पीड़ितों को सहायता नहीं मिली। इससे भी एक असंतोष ने जन्म लिया। फिर कुछ लॉर्ड बेकन का जो एक कथन है वो भारत के उग्र राष्ट्रवाद पर पूरी तौर से लागू होता है कि अधिक दरिद्रता और आर्थिक असंतोष क्रांति को जन्म देता है। तो अधिक दरिद्रता भी थी, आर्थिक असंतोष भी था, जिसने धीरे धीरे क्रांति की मशाल को जलाना शुरू कर दिया। अब शासन के द्वारा 1894 में विदेशी माल पर आयात कर समाप्त कर दिया, जिससे हमारा जो देशी सामान था वो महंगा हो गया और विदेशी सामान सस्ते दामों पर बिकने लगा। अब सरकार की इस तरह की जो नीति थी, क्योंकि हम आर्थिक रूप से भी हम परतंत्र थे, हम राजनीतिक रूप से भी परतंत्र थे, यानी कि साम्राज्यवादी प्रवृत्तियां भी हमारे ऊपर स्थापित थी और उपनिवेशीवादी प्रवृत्तियां भी हमारे ऊपर स्थापित थी। तो इसलिए स्वदेशी आंदोलन की स्थापना हो गई, है ना। और जिससे जो और एक चीज़ और था, आर्थिक असंतोष में का एक सबसे बड़ा कारण ये भी था कि जो शिक्षित भारतीय तबका था वो भी राजनीतिक असंतोष से ही जूझ रहे थे, क्योंकि उनको उनकी क्वालिफ़िकेशन, उनकी योग्यता के आधार पर उनको उचित पद की प्राप्ति नहीं हो रही थी। ठीक है, एक तो ये चीज़ें थी। फिर दूसरा एक और कारण था उग्रवादी आंदोलन का, वो कारण था भारतीयों का के प्रति अंग्रेज़ों का कटुतापूर्ण व्यवहार। भारतीयों के प्रति एक ऐसा व्यवहार जिसके कारण से ब्रिटिश भारतीयों में ब्रिटिश सत्ता के प्रति या ब्रिटिश शासन के प्रति एक बहुत बड़े असंतोष की भावना ने जन्म लिया। जैसे किसी भी अपराध में अंग्रेज़ों को कम दंड दिया जाना और भारतीयों को उसके एवज में ज़्यादा दंड दिया जाने की प्रक्रिया भी इसमें शामिल थी। फिर विदेशों में भी भारतीयों के साथ जो दुर्व्यवहार की घटनाएं घटित हो रही थी, जैसे दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ किया जाने वाला व्यवहार असंतोष का परिणाम था। इस 1903 में दक्षिण अफ्रीका से लौट कर आ रहे डॉक्टर B.S. मुंजे के साथ भी कुछ इसी तरह का दुर्व्यवहार हुआ था कि उन्होंने कहा भी था कि हमारे शासक इस बात पर विश्वास नहीं करते कि हम भी मनुष्य हैं। फिर कुछ ऐसे पश्चिमी क्रांतिकारी विचारकों के प्रभाव जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर पड़े, और जब भारतीयों ने ही अंग्रेज़ी भाषा और पाश्चात्य शिक्षा पद्धति के माध्यम से इस प्रकार के प्रचार और प्रसार का विस्तार किया, जिनमें स्वतंत्रता और युद्ध, है ना, और भी कई सारे ऐसे जो संघर्ष से जुड़ी हुई जो लेख थे, जो साहित्य था, जो भाषण थे, उनमें कई सारे विद्वान थे, मैज़नी, बर्क, गैरिबाल्डी, वाशिंगटन, है ना। तो ये अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध, आयरलैंड का संघर्ष, इंग्लैंड की क्रांति, ऐसे इतिहास जब उन्होंने पढ़े तो उग्र राष्ट्रीयतावाद का जो मार्ग था वो उन्होंने अपनाया। फिर 19वीं शताब्दी तक से पहले पश्चिम में किसी भी प्रकार के संघर्ष में सफलता नहीं मिली थी, लेकिन 1896 में अफ्रीका का एक छोटा सा देश एबिसीनिया द्वारा यूरोप के विशाल देश इटली और 1904-05 में जापान द्वारा रूस को पराजित किया। पर्सिया, चीन, टर्की, आयरलैंड, कहने का मतलब ये कि इस तरह की जो स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधी जो विश्व में घटनाएं हुई, उन घटनाओं के आधार पर जो भारतीयों को स्वतंत्रता आंदोलन को आगे ले जाने में काफ़ी अधिक प्रोत्साहन मिला। अब ये तीन जो विद्वान थे जिन्होंने इस उग्रवादी राष्ट्रवाद का नेतृत्व किया, जो मैंने पहले भी बताया, बाल, लाल और पाल, इनकी जो भूमिका थी इस आंदोलन में महत्वपूर्ण रही, और जिसके आधार पर जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है वो और अधिक आगे बढ़ा। और बाल गंगाधर तिलक का जो एक नारा था, जो आप सभी को पता है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा,
है ना। तो ये एक उद्देश्य था इनका, और ये एक आत्मविश्वास था कि ये भिक्षावृत्ति नहीं है, ये राजनीतिक भिक्षावृत्ति नहीं है, ये हमें खुद ही प्राप्त करनी पड़ेगी, क्योंकि अंग्रेज़ जो हैं वो घृणा कर रहे हैं भारतीयों से। घृणा की जैसी जो उनका एक एटीट्यूड है उसमें वो झलकता है। फिर एक इसी प्रकार आगे ऐसी एक घटना जिसने भारतीय राष्ट्रवाद को और अधिक उग्र बना दिया, जो था लॉर्ड कर्जन का शासन। ये भी एक बहुत ही प्रतिक्रियावादी शासन था, जिसको कहा जा सकता है कि लॉर्ड कर्जन ने 1891 में कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम पास किया, और लॉर्ड कर्जन का जो शासन था वो बहुत ही अत्याचारपूर्ण भी रहा, और साथ ही साथ उसने कुछ ऐसी स्थापनाएं की जिनको लेकर के, कुछ ऐसे नियम बनाए जिनको लेकर के ब्रिटिश सत्ता के प्रति भारतीयों का रोष और भी बढ़ता चला गया। जैसे 1891 में कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम पास किया, जिसमें भारतीयों की संख्या कॉरपोरेशन में घटाकर आधी कर दी। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया, विश्वविद्यालय के सीनेट और सिंडिकेट में भारतीयों का प्रतिनिधित्व कम कर दिया। लॉर्ड कर्जन जो है वो शानो शौकत के और इस तरह के भोग विलास के शासन में ज़्यादा विश्वास करते थे, और आर्थिक रूप से जो पिछड़ी हुई जनता थी, निर्धन जनता जो थी, उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कर लगाए, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा जो धनराशि थी उसको सेना पर खर्च किया गया। और इस आधार पर 1903 में दिल्ली में जो विराट दरबार लगाया गया था, 1904 में प्रशासकीय गुप्तता अधिनियम के द्वारा समाचार पत्रों की और प्रेस की स्वतंत्रता पर को सीमित कर दिया गया। फिर 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, जो एक प्रशासनिक विभाजन था, लेकिन वास्तव में ये फूट डालो और शासन करो की नीति का ही एक परिणाम था। और ये एक 1905 में जो बंगाल का विभाजन था, 16 अक्टूबर 1905 को, ये एक बहुत बड़ा विभाजन था, और सरकार का इस पर यही एक तर्क था कि एक ही केंद्र शासन नहीं कर पाएगी इतना, इसलिए सुशासन के हित में इसका विभाजन किया जाना ज़रूरी है। तो बंगाल में इसके लिए एक तीव्र आंदोलन, एक तेज़ आंदोलन जो था वो प्रारंभ हो गया। अब 1905 में बनारस अधिवेशन हुआ, जहां कांग्रेस में और उदारवादी और उग्रवाद, कांग्रेस में फूट हुई और उदारवाद और उग्रवाद दो खेमे बन गए। और उदारवादियों का जो ग्रुप था, जो वर्ग था, वो राजनीतिक भिक्षावृत्ति के नाम उग्रवादियों ने उसको दे दिया था, लेकिन धीरे धीरे ये संगठित रूप से एक निष्क्रिय प्रतिरोध का एक सिद्धांत बन गया कि इस आधार पर ही ब्रिटिश नौकरशाही का अंत जो है वो किया जा सकता है। फिर उसके साथ साथ उग्रवादी जो राष्ट्रवाद रहा वो साम्राज्यवाद के विरोध था, और उदारवादी ये मानते थे कि ब्रिटेन और भारत के हमारे अंतिम जो हित हैं वो एक समान ही हैं सबके। मगर उदारवादियों के अनुसार ये चीज़ थी कि हमारे हित और ब्रिटिशर्स के जो हित हैं वो एक नहीं हैं, वो अलग अलग ही हैं, वो एक हो ही नहीं सकते। और उसके द्वारा हम कितना भी उनके साथ हम सहयोग करें, मगर राजनीतिक लक्ष्य की प्राप्ति हम नहीं कर सकते। फिर दूसरी तरफ कुछ ऐसी चीज़ें सामने आईं जिनसे जो बहिष्कार स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा से जुड़ी हुई थी, कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किस प्रकार किया जा सके, किस प्रकार स्वदेशी अपनाई जा सके, किस प्रकार जो राष्ट्रीय शिक्षा है उसको कैसे बढ़ावा दिया जा सके। और सरकार के साथ इसलिए उन्होंने असहयोग की भावना को अपनाया, प्रतिष्ठानों और उपाधियों का बहिष्कार किया। इस तरह की जो घटनाएं थीं वो तेज़ी से घटित होने शुरू हो गई। और उग्रवादी जो थे वो शासकों के प्रति भक्ति और सहयोग की नीति नहीं अपनाना चाहते थे, जिसके स्थान पर उन्होंने पैसिव रेजिस्टेंस के सिद्धांत को स्वीकार किया, निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत।
अब उग्रवादी आंदोलन धीरे धीरे 19वीं शताब्दी में एक जन आंदोलन के रूप में स्थापित होता चला गया। और उच्च शिक्षा क्योंकि एक संपन्न वर्ग, एक अभिजात वर्ग तक ही सीमित थी, लेकिन उग्रवादियों ने जिन साधनों को अपनाया उससे राष्ट्रीय आंदोलन का जो क्षेत्र था वो भी वृहद हुआ, वो और फैला और विस्तृत हुआ और धीरे धीरे ये जन साधारण तक पहुंच गया। और जन साधारण तक पहुंचने का एक सबसे बड़ा जो एक कारण था वो था धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक जन जागरण और पुनरुत्थान। सामाजिक सुधारवादी नेता भी सामाजिक सुधार से संबंधित जो गतिविधियां थीं, जो घटनाएं थीं, उसका भी प्रभाव इस आंदोलन पर पड़ा। और कुछ ऐसे साहस भरे उत्सव जो स्वराज हमारा जनसिद्ध अधिकार है या स्वतंत्रता को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये प्रकृति ने हमें दिया है, तो इस आधार पर जन साधारण इससे कैसे जुड़े, इसका एक सार्थक प्रयास उग्रवादी आंदोलन के द्वारा किया गया। और 1892 का जो अधिनियम था, उस अधिनियम से एक और विस्तृत अधिनियम पारित किया गया जो 1909 में मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से स्थापित हुआ। पर धीरे धीरे एक ऐसा विरोध ब्रिटिश सरकार के प्रति आता चला गया जिसे हम उग्रवादी राष्ट्रीय आंदोलन के नाम से जानते हैं। धन्यवाद।